नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के MA इतिहास 2015 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग 2010, 2011, 2012, 2016 और 2017 के प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं और इसी क्रम में हम 2010 से लेकर 2021 तक के MA इतिहास के सारे प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। और आज हम आप लोगों के सामने 2015 के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हो रहे हैं, यानी कि 2015 के प्रश्न पत्र को हम लोग लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। और आज के इस प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला प्रश्न ये है कि दशराग्य युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया, यानी कि जो दशराग्य युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था, तो इसका सही उत्तर रावी हो जाएगा। और यह युद्ध कौन कौन राजाओं के बीच हुआ था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से बताया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में वर्णन होता है। और यह जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के कितने मंडल में है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है, वह उपनिषद है, तो इसका सही उत्तर जवालोपनिषद हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा, जवालोपनिषद। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ, तो इसका सही उत्तर 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर मोगलीपुत्तिस हो जाएगा। और यह जो कराया गया था तो अशोक के सानिध्य में कराया गया था। अलवार संत अनुयायी थे, तो जो अलवार संत थे वैष्णव धर्म के थे। अलवार और नयार इन दोनों संतों को वैष्णव धर्म का संत माना जाता था। अगला प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा प्रचलित किए गए, तो इसका सही उत्तर भीम कड़फिसेस हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा, भीम कड़फिसेस। अगला प्रश्न, प्रशस्ति क्या है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, यानी कि जो राजा का प्रशंसा किया जाता था उसको प्रशस्ति कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर दूसरे नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र का सुदर्शन झील किसने बनवाया था, तो जो सुदर्शन झील था उसका निर्माण पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था। और किसके कहने पर कराया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर कराया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध के सारनाथ के पहले प्रवचन को कैसे वर्णित किया गया है, तो जो बुद्ध का सारनाथ का प्रवचन था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो जो बिंबिसार था ये हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त किया गया जो शब्द है जो कि धर्मस्थीय कहलाता है, वो किस लिए प्रयोग होता था, यानी कि धर्मस्थीय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो इसका सही उत्तर जो न्यायिक कचहरी है, यानी कि जो न्याय की कचहरी है उसके लिए धर्मस्थीय शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो इसका सही उत्तर तीसरे नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मौर्य राजा ने सिंहासन छोड़ा और जैन धर्म का अनुयायी बन गया, यानी कि कौन सा ऐसा मौर्य राजा था कि जिसने सिंहासन छोड़ने के बाद जैन धर्म का अनुयायी बन गया और यह श्रवण बेलगोला में जाकर इसकी मृत्यु हो गई, तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बेगारों को गुप्त काल में कहा जाता था, यानी कि जो बेगार होते थे उनको गुप्त काल में क्या कहा जाता था, तो बिष्टी कहा जाता था। ये क्या बोलते हैं कि प्रिंटिंग थोड़ा कमज़ोर है, अच्छे से साफ नहीं दिख रहा है, तो ये जो है बेगार लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। क्षेमेंद्र की जो पुस्तक का नाम है वो बृहद कथा मंजरी है। पतंजलि के पुस्तक का नाम महाभाष्य है और पाणिनि के पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। अगला प्रश्न क्या है कि उस गुप्त और वकाटक रानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी, तो इसका सही उत्तर प्रभावती गुप्ता हो जाएगा। प्रभावती गुप्ता किसकी पत्नी थी और किसकी पुत्री थी, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, तो जो हाल है ये गाथा सप्तशती के लेखक हैं, यानी ये हाल कौन थे, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि किस वंश के राजा थे जो कि हाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही उत्तर प्रवरसेन प्रथम हो जाएगा। जो प्रवरसेन प्रथम था
इसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी? अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर पार्श्वनाथ हो जाएगा, और पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो बनारस में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो इसका सही उत्तर 12वां शिलालेख, यानी कि जो अशोक का 12वां शिलालेख है, इससे हमें धार्मिक सामंजस्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कादंबरी किसने लिखा? तो जो बाणभट्ट की पुस्तक है उसका नाम कादंबरी है। शूद्रक की पुस्तक का नाम आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र है, और कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। अगला प्रश्न क्या है कि फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हर्षवर्धन पराजित हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन जो था वो पराजित हुआ, और किस नदी के तट पर पराजित हुआ था? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी किस पर ऐतिहासिक कृति है? तो इसका सही उत्तर कश्मीर हो जाएगा, यानी कि जो कश्मीर का इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी कल्हड़ की राजतरंगिणी से मिलती है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर इनके द्वारा निर्मित कराए गए? तो जो चंदेलों के द्वारा थे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया। और एक खजुराहो वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो जो कुर्रम था ये कुछ गाँवों के समूह थे, यानी कि कुछ गाँव के जो समूह होते थे उसको चोल काल में कुर्रम कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख का लेखक कौन था? यानी कि जो इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख है उसका जो लेखक है वो हरिशेड़ है। और यह जो प्रशस्ति लेख है इलाहाबाद का, यह किस राजा से संबंधित है? आप इसका उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि किस धार्मिक समुदाय को बराबर की गुफाएं समर्पित हैं? यानी कि जो बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया गया था अशोक के समय कराया गया था, और ये जो धार्मिक गुफाएं हैं ये आजीवकों को समर्पित है, यानी कि आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की गुफाएं जो थी वो समर्पित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? तो जो वरिष्ठ पुत्तगक्का था ये चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके साथ अलबरूनी भारत आया? यानी कि जो अलबरूनी था ये किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और इसके पुस्तक का क्या नाम था? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है कि फतवा जहादारी के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी जो है इसने फतवा जहादारी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर मोहम्मद हबीब हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद हबीब के द्वारा क्या बोलते हैं कि महमूद गजनी का नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1229 में इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर नासिर अमीर उल मोगिनीन होगा, यानी कि नासिर अमीर उल मोगिनीन की जो उपाधि थी ये इल्तुतमिश के द्वारा 1229 ईस्वी में प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि जिल अल्लाह का अर्थ क्या है? तो जिल अल्लाह का जो अर्थ है इसका अर्थ है ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी कि ईश्वर की छाया को जिल अल्लाह कहा जाता है इस्लाम में। अगले प्रश्न को देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ हुई? तो जो जलालुद्दीन खिलजी था इसकी हत्या कड़ामानिकपुर में कर दी गई थी। एक कड़ामानिकपुर वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? आप इसका भी उत्तर हमें दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अफगानपुर दुर्घटना किस सुल्तान की मृत्यु से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो अफगानपुर में हुई थी। और कैसे हुई थी अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस सुल्तान को विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर फिरदौसी हो जाएगा। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर 1398 हो जाएगा। कहीं कहीं ये 1399 भी मिलता है। क्या मिलता है? 1399। और उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासनकाल था? आप इसका उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इससे पहले भी 2-4 बार एमए इतिहास के प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि
मध्यकालीन भारत में उलेमा कौन थे? जो उलेमा थे धार्मिक गुरु थे मध्यकालीन भारत में। फना क्या है? तो ईश्वर में विलय को इस्लाम में फना कहा जाता है, यानी कि भगवान में विलय को फना कहा जाता है इस्लाम में। किस सुल्तान ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो इसका सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। यानी कि जो जजिया कर था वो पहले सिर्फ हिंदुओं से वसूला जाता था, लेकिन हिंदुओं में ब्राह्मणों से नहीं वसूला जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि मध्यकालीन भारत में खुम्स क्या था? तो जो लूट का माल था, लड़ाई या लूटा हुआ माल, उसको खुम्स कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि धार्मिक लोगों के लिए मदद में दिया जाने वाला भू अनुदान को मदद ए माशा के अतिरिक्त क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा सरयू घाल। कहीं कहीं सरयू घाल भी नाम मिलता है, घाल, सरयू घाल। तो यहाँ पे सरयू घाल दिया है, कहीं कहीं सरयू घाल भी आपको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी कि जो दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, इसका संस्थापक कौन था? तो बहमन शाह था। यानी कि अलाउद्दीन बहमन शाह जो था वो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर सिकंदर लोदी हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो जो तुझके बाबरी है ये तुर्की भाषा में लिखी गई। और इसके लेखक कौन है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो जो हुमायूं का मकबरा था ये हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। और हाजी बेगम जो थी ये हुमायूं की बीवी थी। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली में किला एक कोहमा किस सुल्तान ने बनवाया? कहीं कहीं किला एक कोहना शब्द आता है। क्या आता है? कोहना, किला एक कोहना शब्द। तो ये जो बनवाया गया था ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये सारनाथ कह रहे हैं, शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि सुलह कुल क्या है? तो जो सुलह कुल है ये सबके साथ शांति की नीति है। और यह किसके द्वारा चलाई गई थी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि मजहर क्या है? तो मजहर जो है ये एक अध्यादेश है। जैसे कि अध्यादेश जो लागू किया जाता है तो इस्लाम में इसी प्रकार से मजहर लागू किया जाता है। मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा कब की गई थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा का स्रोत कहाँ से था? तो इसका सही उत्तर मध्य एशिया हो जाएगा। इबादत खाना का निर्माण अकबर द्वारा कहाँ पर कराया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी। यानी कि फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मीर बख्शी के कार्य क्या थे? यानी कि जो मीर बख्शी था इसके प्रमुख कार्य क्या थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि यह जो था सैन्य विभाग का प्रमुख था। यानी कि जो मीर बख्शी था ये सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने कब फिर से जजिया कर लगाया था? तो इसका सही उत्तर 1679 हो जाएगा। यानी कि 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं कि पादशाहनामा की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा पादशाहनामा की रचना की गई थी। और इसी प्रकार से बादशाहनामा के लेखक कौन है? अगर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। या फिर आप लोगों को अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें कि डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी उन सारे प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस मुगल बादशाह के अधीन हिंदू मनसबदारों की प्रतिशत कुल मनसबदारों में 33% था? तो इसका सही उत्तर औरंगजेब हो जाएगा। यानी कि औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदार सबसे ज़्यादा थे। अगला प्रश्न है कि अवध का संस्थापक कौन था? तो सदात खां था। यानी कि सआदत खां, सआदत खां जो था वो अवध राज्य का संस्थापक था। इसका दूसरा नाम क्या था? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्कूल का इतिहासकार कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर KR कानूनगो हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं कि नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर रघुवीर सिंह होगा। यानी कि जो रघुवीर सिंह है ये नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है कि कौन यूरोपीय देश पहले भारत आया? तो इसका सही उत्तर पुर्तगाल हो जाएगा।
भारत में पुर्तगाल का आधार कहाँ था? तो इसका सही उत्तर गोवा हो जाएगा। गोवा के किस स्थान पर था? अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपत्तनम के युद्ध के मुख्य परिणाम क्या हुए? यानी कि श्रीरंगपत्तनम का जो युद्ध लड़ा गया था, तो उस युद्ध का जो मुख्य परिणाम था वो क्या हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान की मृत्यु। यानी कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1765 में मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान की, और यह जो दीवानी अधिकार थी इसका अर्थ क्या था? तो इसका सही उत्तर राजस्व वसूलना हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो जो हाल्ट मैकेंजी है इसके द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। हैदर अली किस राज्य के शासक थे? तो जो हैदर अली थे ये मैसूर राज्य के शासक थे, और हैदर अली के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि कंपनी शासन में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जो कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ उस समय सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या सही उत्तर होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिरसा मुंडा को मानने वाले दो जनजातियों का नाम बताइए। तो जो उरांव और संताल थे ये बिरसा मुंडा को मानते थे। अवध पर सहायक संधि कब लागू की गई? तो 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि लागू की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, वेदों में सभी सत्य है, इसकी व्याख्या किसने किया? तो इसका सही उत्तर स्वामी दयानंद हो जाएगा। यानी कि स्वामी दयानंद ने वेदों में सभी सत्य है पर व्याख्या किया। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को पहली बार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया? तो इसका सही उत्तर बी.डी. सावरकर हो जाएगा। और जो एस.एन. सेन है ये इसको स्वतंत्रता संग्राम के रूप में नहीं मानते हैं। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यानी कि जो अंतिम मुगल शासक था, बादशाह था, उसका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर रंगून हो जाएगा। रंगून वर्तमान के किस देश में स्थित है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, किस सुधारक ने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक रचना लिखी? तो इसका सही उत्तर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुधारक विधवा पुनर्विवाह में सबसे क्रियाशील थे? तो इसका सही उत्तर ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएगा। और यह कहाँ के रहने वाले थे? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। प्राच्यवादी लोग कौन थे? तो इसका सही उत्तर जिनको एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान था उनको प्राच्यवादी कहा जाता था। उस समय दो वर्ग हुआ करते थे, जो पहला वर्ग था वो प्राच्यवादियों का था और जो दूसरा वर्ग था वो पाश्चात्यवादियों का था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और यह अधिवेशन कहाँ पर किया गया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजी साप्ताहिक द मराठा निकाला जिससे राष्ट्रवाद का भावना प्रेरित किया गया? तो इसका सही उत्तर वी.जी. तिलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? तो 1911 में दिल्ली जो थी ये ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में परिणित हुई। अगला जो प्रश्न है कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि जो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत संबंधित है। कर्जन प्रशासन के दौरान कृषि में शोध करने वाली संस्था कहाँ स्थापित हुई? तो ये पूसा में हुई थी। और पूसा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा का जनजाति विद्रोह किस नाम से ज्ञात है? तो इसका सही उत्तर उलगुलान हो जाएगा। उलगुलान के नाम से बिरसा मुंडा के जनजाति विद्रोह को जाना जाता है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किसके समर्थन में किया? तो नील की खेती के समर्थन में किया था। बम्बई में शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित रामाबाई, यानी कि जो पंडिता रामाबाई थी इनके द्वारा बम्बई में शारदा सदन की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि
किस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी संगठनों को कानूनी मान्यता दे दी? तो इसका सही उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस ने के सभी संगठनों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि राउलेट एक्ट के बारे में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीयों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई गई। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद से अंग्रेजी दैनिक द इंडिपेंडेंट अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था द इंडिपेंडेंट अखबार। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दो प्रसिद्ध भारतीय जो पूर्ण रूप से पाश्चात्य शिक्षा के खिलाफ थे, तो इसका सही उत्तर विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया, यानी कि ये जो दोनों लोग थे ये लोग पाश्चात्य शिक्षा के खिलाफ थे। अगला प्रश्न है 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान के प्रस्ताव का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा खलील कुजमा के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का जो प्रारूप है वो बनाया गया। अगला प्रश्न क्या है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने विजय पाया? तो इसका सही उत्तर जो है वो तुर्कों के द्वारा विजय पाया गया था। मानवतावाद का जनक कौन है? तो जो पेट्रार्क है ये मानवतावाद का जनक है। सारे प्रश्न विश्व इतिहास के हैं। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो एम लूथर, यानी कि मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है कि टाइथ नामक कर किसने लगाया? तो इसका सही उत्तर पोप हो जाएगा। पोप के द्वारा टाइथ नामक कर लगाया गया था। किस राष्ट्र ने स्पेनिश आर्मेडा को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर इंग्लैंड होगा। जो स्पेनिश आर्मेडा है एक जहाज का नाम था और इसको इंग्लैंड ने समुद्र में डुबो दिया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक इंग्लैंड के इतिहास में ट्यूडर वंश के किस सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर एलिजाबेथ हो जाएगा, यानी कि एलिजाबेथ के शासनकाल को इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस पर किस राजवंश ने राज किया? तो बुर्बो राजवंश के द्वारा फ्रांस पर राज किया गया। वेस्टफेलिया की संधि किस युद्ध के बाद की गई? तो जो 30 वर्षीय युद्ध थी उसके बाद वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। और यह वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक रूस का जन्मदाता कौन था? तो जो पीटर महान था इसको आधुनिक रूस के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के किस स्टुअर्ट सम्राट को 1649 ईस्वी में फांसी दे दी गई? यानी कि इसका सही उत्तर चार्ल्स प्रथम हो जाएगा कि चार्ल्स प्रथम जो थे इंग्लैंड के स्टुअर्ट सम्राट थे, इनको फांसी दे दी गई थी। टॉमस हॉब्स ने किस पुस्तक की रचना की? तो जो टॉमस हॉब्स हैं इन्होंने लेवायथन नामक पुस्तक की रचना की। फ्रांस में विश्वकोश का संपादक कौन था? तो इसका सही उत्तर दिदरो हो जाएगा, यानी कि जो दिदरो था वो फ्रांस में विश्वकोश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में किस अंग ने पादरियों के नागरिक संगठन को पारित किया था? तो इसका सही उत्तर राष्ट्रीय संविधान सभा हो जाएगा। राष्ट्रीय संविधान सभा के द्वारा पादरियों के नागरिक संगठन को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रॉबस्पियर किस क्लब का सदस्य था? तो इसका सही उत्तर जैकोबिन्स, यानी कि जैकोबिन्स क्लब का जो सदस्य था वो रॉबस्पियर था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो है कि वियना कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो वियना कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी ये मेटरनिख की थी। किसकी थी? मेटरनिख की थी। किस समाजवादी ने श्रम का संगठन नामक पुस्तक लिखा? तो इसका सही उत्तर लुई ब्ला हो जाएगा। लुई ब्ला के द्वारा श्रम का संगठन नामक पुस्तक लिखा गया, जिसको कि क्रांति का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूती क्रांति का बाइबिल, क्या कहा जाता है श्रम संगठन को? क्रांति का बाइबिल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि सूती उद्योग के क्षेत्र में पावरलूम का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर ए कार्टराइट के द्वारा पावरलूम का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि लाल कुर्ता वालों का संबंध किस मुद्दा के साथ था? तो जो इटली का एकीकरण था उसी से लाल कुर्ता वाले जो दल थे इनका संबंध था। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में जमींदार वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर जंकर हो जाएगा। जंकर के नाम से जर्मनी के जमींदार वर्ग को जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि बस्तिल के दुर्ग का पतन किस दिनांक को हुआ? तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि जो बस्तिल का दुर्ग था वो उसका पतन हो गया। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका सही उत्तर बिस्मार्क हो जाएगा।
बिस्मार्क ने जर्मनी में रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नई साम्राज्यवाद से किस महाद्वीप को सबसे ज़्यादा लूटा गया, तो इसका सही उत्तर अफ्रीका हो जाएगा। यानी कि जो नई साम्राज्यवाद की नीति थी, इस नीति के तहत सबसे ज़्यादा जो लूटा गया वो अफ्रीका को लूटा गया, जिसका कि परिणाम अफ्रीका आज तक भुगत रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो तुर्की को यूरोप के मरीज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि यूरोप का सबसे निरर्थक युद्ध माना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्रीमिया का जो युद्ध है यूरोप का सबसे निरर्थक युद्ध माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित शक्ति कौन था, तो इसका सही उत्तर धुरी राष्ट्र हो जाएगा। यानी कि जो धुरी राष्ट्र थे ये प्रथम विश्व युद्ध के पराजित शक्ति थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो इसका सही उत्तर लॉर्ड जॉर्ज हो जाएगा। यानी कि जो लॉर्ड जॉर्ज था ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है रूस की नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई, तो इसका सही उत्तर लेनिन हो जाएगा। लेनिन के द्वारा रूस की नई आर्थिक नीति को लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था, तो इसका सही उत्तर जेनेवा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अफीम युद्ध किस महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो इंग्लैंड तथा चीन के मध्य जो था ये अफीम युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वाइमर गणतंत्र किस राष्ट्र में बना था, तो इसका सही उत्तर जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी में वाइमर गणतंत्र बना था। पहला अफीम युद्ध कब समाप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर 1842 ईस्वी में जो पहला अफीम युद्ध हुआ था वो समाप्त हो गया था। और दूसरा अफीम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि ताइपिंग विद्रोह का नायक कौन था, तो जो ताइपिंग विद्रोह था उसके नायक होंग शू च्यान जो थे ये ताइपिंग विद्रोह के नायक थे। अगला प्रश्न है शिमोनस्की की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो ये जो संधि थी चीन और जापान के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है 100 दिन का जो सुधार आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सही उत्तर राजतंत्र का जो आधुनिकीकरण था वो 100 दिन के सुधार आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। अगला प्रश्न है बक्सर विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो इसका सही उत्तर 1899 में जो है बक्सर विद्रोह को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है सनायत सेन के राजनीतिक विचारों को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर जनता के 3 सिद्धांत यानी कि लोकतंत्र, समाजवाद और लोकतंत्रवाद, समाजवाद और राष्ट्रवाद जो है ये जनता के 3 सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है 1911 की क्रांति के पश्चात चीन में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर गणतंत्रीय राज्य की स्थापना चीन में 1911 की क्रांति के पश्चात की गई। अगला प्रश्न है चीनी साम्यवादी दल का संस्थापक कौन था, तो ली तचाओ जो था वो चीनी साम्यवादी दल का संस्थापक था। कौन था, ली तचाओ। अगला प्रश्न है कि प्रथम संयुक्त मोर्चा किन दो दलों के बीच स्थापित की गई, तो कम्युनिस्ट यानी कि सीसीपी तथा कुओमिंतांग के मध्य प्रथम संयुक्त मोर्चा दल जो था उसकी स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है चीनी लोक गणराज्य किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर होगा माओ त्से तुंग होगा। यानी कि माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि 21 मांगें क्या थी, तो जो 21 मांगें थी ये चीन में अपने प्रभाव की रक्षा और संवर्धन के लिए जो जापान की मांगें थी उसको 21 मांगों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मेइजी पुनः स्थापना कब हुआ, यानी कि मेइजी पुनः स्थापित कब हुए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर 1868 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है कोमोडोर मैथ्यू सी पेरी जो 1853 में जापान आए थे किस देश के वरिष्ठ नागरिक थे, तो इसका सही उत्तर अमेरिकी नौसेना होगा। देखिए 2015 में क्या था कि चीन, जापान और पश्चिम एशिया से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि वाशिंगटन सम्मेलन के निर्णयों के प्रति जापान का रुख कैसा था, तो जो जापान का रुख था वो असंतोषजनक था। अगला जो प्रश्न है टोक्यो विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ था, तो इसकी सही उत्तर मेइजी हो जाएगा। यानी कि मेइजी काल में टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। रूस जापानी युद्ध 1904-05 के बाद कौन सी संधि हुई, तो इसका सही उत्तर पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी। यानी कि रूस जापान युद्ध जो हुआ था उसके बाद जो संधि हुई थी उस संधि को
पोर्ट्समाउथ की संधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेइजी पुनः स्थापना के पश्चात निम्नलिखित में से किस वर्ग को अपने विशेष अधिकारों को छोड़ना पड़ा? तो इसका सही उत्तर समुराय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1941 में पर्ल हार्बर में क्या हुआ? तो जो पर्ल हार्बर में हुआ था, ये जापान का अमेरिकी नौसेना पर जो था हमला हुआ था इस 1941 में। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु कब गिराया? तो 6 और 9 अगस्त 1945 को। जापानी महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1945 को ही हुआ। अगला प्रश्न क्या है कि 1921 ईस्वी में फैजल कहाँ का शासक बना? तो इराक का जो शासक बना वो फैजल बना। अगला प्रश्न है, आधुनिक तुर्की का जनक किसे कहा जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की के जनक के रूप में जाना जाता है। आंग्ल इराक संधि 1930 को कितने वर्षों तक के लिए स्थगित कर दिया गया था या स्थापित नहीं? जो आंग्ल इराक संधि 1930 में था उसको कितने वर्षों के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 25 वर्ष के लिए इसको स्थापित किया गया था। टर्की को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो 1923 में जो है टर्की को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो इब्न अब्दुल बहाब जो हैं ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जो फर्डिनेंड द लेसेप्स हैं इसके द्वारा स्वेज नहर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है कि मिस्र के शासक की उपाधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर खदीव हो जाएगा। खदीव जो उपाधि थी ये मिस्र के शासकों की उपाधि थी। अगला प्रश्न है, रजा शाह ने किस राजवंश की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर पहलवी हो जाएगा। पहलवी राजवंश की जो स्थापना थी उसको रजा शाह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न क्या है कि 1934 में इराक के किस शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर तेहरान हो जाएगा। अब आखिरी प्रश्न कौन सा है? तो इसका सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी कौन है? ये आपका 2015 के प्रश्न पत्र का सबसे आखिरी प्रश्न है कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर अरामको हो जाएगा। यानी कि जो अरामको है ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी है। तो इसी के साथ आज यानी कि 2015 के प्रश्न पत्र को हम लोग हल कर चुके हैं। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जो जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जुड़े रहिए हमारे चैनल द हिस्टोरिका से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।